दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। जी जनाब, ये बहुत ही अहम टॉपिक है और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बात की जाती है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज किए रखता है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो बता दूं। हम इसके बाद भी वीडियो इसके ऊपर बना सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी होगी। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ का आइडिया कहाँ से आया। यह एक लैटिन मैक्सिम है जिसका तर्जमा ये है, जब आप किसी पे कोई चार्ज लगाते हैं, जब आप किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वो इल्ज़ाम साबित करने की ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। यानी सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी आप पे ही आयद होगी, जिसको हम बोलते हैं बारे सबूत। यानी सबूत की जो ज़िम्मेदारी है वो किसके ऊपर आयद होगी? आप पे होगी। या इन दूसरे अल्फाजों में अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप अदालत जाते हो और अदालत को कहते हो कि अदालत मुझे ये हक दिया जाए, या आप अदालत से मांग करते हो कि फ़लाँ शख्स को सज़ा दी जाए, या आप अदालत को कहते हो कि यार ये काम मेरा किया जाए, तो उसके लिए फिर अदालत आपसे कहेगी कि हुजूर आला फिर साबित करें ना कि ये हम चीज़ आपको क्यों दें, हमें साबित करें ना कि इस शख्स को हम आपके कहने पे सज़ा क्यों दें। तो इसका मतलब है कि आपने प्रूफ देना है। यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपके ऊपर होगा। वो जो जिम्मेदारी होगी सबूत देने की, पेश करने की, साबित करने की, वो आपके ऊपर आयद होगी। आप कह रहे हो कि यार इस केस के अंदर ये चीज़ें ऐसे ऐसे हुई हैं और फलां बंदे ने ये गलत काम किया है, तो वो सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो आपने साबित करने हैं। दोस्तों इसको बोलते हैं बारे सबूत, इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है जी। सो वो शख्स जो अदालत से कोई राइट मांगना चाहता है, वो शख्स जो अदालत में किसी के खिलाफ कोई इल्ज़ाम लगाता है, केस करता है, ठीक है, तो वो बाउंड है कि वो जनाब उस फैक्ट को साबित करे जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको उसके हक में फैसला दिया जाए। हम इसी को बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, तो ये सिंपल मीनिंग है बारे सबूत की। बड़ी सिंपल चीज़ है भाई। मतलब इसको मैं मज़ीद आसान करूं कि यार सिंपल है कि अगर आप किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं कि फ़लाँ बंदे ने चोरी किया, ये किया, वो किया है, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो जो साबित करने की जो ज़िम्मेदारी है, वो जो बारे सबूत है, वो सबूत देने की जो ज़िम्मेदारी है ना, वो आपके ऊपर होगी, उसके ऊपर नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसकी जो डेफिनेशन है भाई, एक तो इसकी कोई डेफिनेशन मौजूद नहीं है कानून शहादत ऑर्डर के अंदर, ये आप जहन में रख लें। लेकिन जो मैंने अभी आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताई वो ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ अ ड्यूटी। यार ये एक फ़र्ज़ है, ये एक ज़िम्मेदारी है जिसमें प्लेंटिफ यानी जो अदालत में दरख्वास्त देता है, जो केस फाइल करता है, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ किया जाता है कि उसने एविडेंस पेश करने हैं जिससे उसकी बात साबित हो जाए। मैं क्लेम करता हूँ कि शाहरुख खान ने मेरा जो घर है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, मैं अदालत में ये दरख्वास्त ले आया। अब मैं अपने क्लेम को साबित करने के लिए कुछ सबूत पेश करूँगा ताकि वो जो है ना वो डिफेंडेंट के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको बोलेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ। यानी ये प्रिंसिपल हमें बताता है जो प्रोसिक्यूशन है उसने हमेशा ये साबित करना है कि अक्यूज्ड ने ये गलत काम किया है। ठीक है, और जबकि अक्यूज को हमेशा मासूम समझा जाएगा, उसको इनोसेंट समझा जाएगा जब तक साबित नहीं होता। सो बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन आपके सामने मैंने रख दी कि ये एक जिम्मेदारी है, ये ऑब्लिगेशन है प्लेंटिफ के ऊपर कि जब अगर वो कोई दावा करता है, वो कोई क्लेम करता है, वो कोई शिकायत लगाता है, वो कोई इल्ज़ाम लगाता है, तो जनाब उसके लिए सबूत देना भी उसकी जिम्मेदारी है ताकि जो अगला शख्स है वो साबित किया जाए कि उस बंदे ने गलत काम किया है। तो इसको हम बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। मिसाल देख लीजिए, एक चाहता है अदालत से कि अदालत बी को पनिश करे, सज़ा दे। अब इस केस के अंदर ए विल हैव टू प्रोवाइड द सफिशिएंट एविडेंस, यानी फिर ए को ना सबूत देने होंगे, काफ़ी सबूत सफिशिएंट देने होंगे कि बी ने ये क्राइम किया है। इसका मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। ठीक है जी।
तो ये मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। अब इसका आर्टिकल है 117 से लेकर 129, याद रखिएगा हमेशा। कानून शहादत ऑर्डर 1984 के जो आर्टिकल हैं 117 से लेकर 129, ये जितने आर्टिकल्स हैं ये बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्कस करते हैं। अब ये सारे के सारे आर्टिकल मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा और हम डिस्कस करेंगे, और मेरी भरपूर कोशिश होगी दोस्तों कि मैं आपको आसान करके समझाऊं, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 117, ये सिंपल वही बात करता है जो मैंने पहले बात की, यानी अगर कोई अदालत के पास जाता है और अदालत के सामने किसी चीज़ का दावा करता है, क्लेम करता है किस फैक्ट्स के बारे में, तो जनाब उन फैक्ट्स को, उन चीज़ों को साबित करने की जिम्मेदारी उसी शख्स के ऊपर होगी जो अदालत में ये केस लेके आया है। मिसाल के तौर पर अगर ए बी को अक्यूज़ करता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि बी ने ये जुर्म किया है, तो फिर ये ए को साबित करना पड़ेगा कि बी ने यह वाकई जुर्म किया है कि नहीं किया। तो इसका मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? ए के ऊपर। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देखें। ए ये कहता है कि जनाब मेरे पास मेरी एक ज़मीन है, मैं एक ज़मीन का मालिक हूँ, ओनर हूँ, लेकिन बी उसको इस्तेमाल कर रहा है गैर कानूनी तरीके से, या उसके ऊपर उसने कब्ज़ा किया है। तो फिर जनाब ए को ये साबित करना पड़ेगा कि भाई तुम्हारी वो जो ज़मीन है तुमने उसकी ओनरशिप साबित करनी है। तुम दावा कर रहे हो कि ये ज़मीन मेरी है जिस पर बी बैठा है, या ये घर मेरा है जिसमें आजकल बी रह रहा है, तो फिर आपको साबित करनी पड़ेगी मिल्कियत, ओनरशिप उस ज़मीन की, उस घर की। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि एविडेंस आपने देने हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ। ओके जी, 117 क्लियर। अब जनरल रूल ये है कि दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, और मेरे जो उस्ताद हैं सर मियां अली साहब फरमाते हैं कि सिविल केस हो या चाहे क्रिमिनल केस हो, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है। जो बंदा दरखास्त लेके आता है, जो बंदा शिकायत लगाता है, उसी ने ही साबित करना है कि अगले बंदे ने गलत काम किया है। अगले बंदे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है। वो वाकई बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है या कोई और चीज़ शिफ्ट होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है जी। वैसे जनरल असूल आपने याद रखना है कि हमेशा प्रोसिक्यूशन ने ही एविडेंस देने होते, प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अच्छा जी, अब है आर्टिकल 118, ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आयद होता है? ठीक है, वो ये कहता है, मिसाल के तौर पर एक केस चल रहा है, एक केस चल रहा है और दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज से कोई भी एविडेंस पेश नहीं करता। तो फिर आप कंफ्यूज हो गए कि यार ए बी कोई यानी कि एविडेंस नहीं दे रहा, बी भी कोई सबूत नहीं दे रहा, तो अब आगे क्या किया जाए? तो मुझे अब इस चीज़ में आपने ये देखना है कि यार अगर एविडेंस नहीं दिए जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? किस पार्टी का नुकसान होगा? कौन सी पार्टी केस हार जाएगी? जो पार्टी केस हार जाएगी, इसका मतलब यही है कि भाईजान बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। यानी मैंने एक दोस्त के खिलाफ मुकदमा किया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि यार उसने मेरे घर में आके डकैती की है, चोरी की है। अब अदालत में मैं लेके गया केस, अब ना मैं सबूत पेश कर रहा हूँ, ना वो भाई साहब कर रहे हैं। अब अगर मैं सबूत नहीं दूंगा या वो सबूत नहीं देगा तो नुकसान किसका होगा? मेरा नुकसान होगा ना, मैं केस हार जाऊंगा ना। तो इसका मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आयद होता है? मेरे ऊपर होता है। सिंपल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को सू किया है। बी को वो ये कहता है कि भाईजान तुम्हारे पास जो ज़मीन है ना, जो तुम्हारे कब्जे में ज़मीन है ना, वो दरअसल मेरी है। क्यों? ए कहता है कि तुम्हारा जो बाप था ना सी, वो अपनी वसीयत में ये ज़मीन मुझे दे के गया था जिसको तुम इस्तेमाल कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि अब अगर इस स्टेज के ऊपर अगर ए कोई एविडेंस नहीं पेश करता या बी भी कोई नहीं देता, तो दोनों सूरतों में केस कौन हार जाएगा? ए हार जाएगा ना भाई, ए ने दावा किया है ना। सो अगर कोई एविडेंस नहीं दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि बी जो है ना वो ज़मीन को इस्तेमाल करता रहेगा और के ए केस हार जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। चलो हम इसको ज़रा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि चलो ए ने भी सबूत दे दिया और बी ने भी सबूत दे दिया। बी ने भी अपनी एक विल दिखाई। जो ए ने विल दिखाई थी उसमें लिखा हुआ था 2000 के सी ने 2000 में ये विल की थी कि ये ज़मीन ए को दी जाए। बी ने जनाब एक और विल दिखाई, उसमें लिखा हुआ था 2003 कि 2003 में सी ने न जाते हुए न ये प्रॉपर्टी मेरे नाम की। अब ए ने भी सबूत दे दिया, बी ने भी सबूत दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि जो बी का सबूत है वो लेटेस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। अगर आप विल का कानून पढ़ेंगे ना, जो लेटेस्ट विल होती है ना करीब, हम उसको यानी मानते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है ना
एक शख्स ने 2000 में विल बनाई और उसके बाद फिर 2003 में विल बनाई, जो 2003 की विल होगी वो एक्सेप्टेबल होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बी का जो एविडेंस है वो स्ट्रांग हो गया। अब दोबारा मुझे बताओ कि कौन सबूत यानी कि एविडेंस पेश करेगा। अब अगर यहाँ पे ए एविडेंस नहीं पेश करेगा तो वो अपना केस हार जाएगा। तो इसका मतलब है कि सबूत देने की जिम्मेदारी अब किस पे आ गई है, वो ए के ऊपर आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि केस के दौरान ना बाज़ औक़ात पर्टिकुलर फैक्ट के हवाले से, यानी कि केस के अंदर ना मुख्तलिफ फैक्ट्स होते हैं ना कि अच्छा अच्छा जी, आप उस वक्त कहाँ थे? जी मैं इस वक्त यहाँ पे था। अच्छा जी, जब ये कत्ल हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? मैं ये काम कर रहा था। छोटी छोटी चीज़ें ना साबित करनी पड़ती हैं दोनों तरफ से। तो उसमें फिर जो है ना प्रूफ का जो ऑनस होता है वो शिफ्ट होता रहता है। ये याद रखें। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है ना बेटा, वो पूरे के पूरे केस का होता है कि पूरे का पूरा जो केस है वो साबित करना है प्रोसिक्यूशन ने। लेकिन जो एक चीज़ दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑनस ऑनस ऑफ प्रूफ, वो शिफ्ट होता रहता है। यानी अदालत मिसाल के तौर पर ए ने पहले सबूत दिया कि ये देखें जी हमारे पास विल है। सी अपनी विल में लिख के गया था कि ए को ना मेरी प्रॉपर्टी दे दीजिएगा। अच्छा, अब अब यहाँ पे ऑनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? बी के ऊपर आएगा। बी कहेगा अरे भाई ये यार इसने ये तो सबूत ले गया। बी ने फिर क्या किया? अपना एक सबूत दे दिया कि ये देखें जी मेरे पास भी विल है। 2003 में मेरे बाबा यानी जो सी था वो जाते हुए मुझे प्रॉपर्टी दे के गया। अब ऑनस ऑफ प्रूफ किसके ऊपर चला जाएगा? अब ये पर्टिकुलर फैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे केस की बात नहीं कर रहा। जो फैक्ट टू फैक्ट जो जिम्मेदारी शिफ्ट होती है उसको हम बोलते हैं ऑनस ऑफ प्रूफ। अब ए के ऊपर चली जाएगी। तो वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो कभी शिफ्ट नहीं होता, लेकिन हाँ उसके अंदर जो ऑनस ऑफ प्रूफ होता है ना एक पर्टिकुलर के फैक्ट के हवाले से। देखो एक केस होता है ना दोस्तों, उसके अंदर बड़े फैक्ट्स होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। एक मतलब ये नहीं होता कि अगले बंदे ने मार दिया साबित करो। मारने के लिए वेपन इस्तेमाल किया, फिर वेपन पहले देखो, फिर टेस्टिंग करवाओ, फिर वो क्राइम सीन के ऊपर मौजूद था कि नहीं था। मतलब छोटी छोटी चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं। तो वो आगे से दूसरा बंदा जो अक्यूज है वो भी अपनी साबित करेगा कि नहीं मैं तो उस वक्त था ही नहीं, मैं तो उस वक्त सोया हुआ था। ये देखें जी ये आपके फिंगर प्रिंट्स हैं इस वेपन के ऊपर। नहीं जी ये वेपन तो मैं कल मेरा एक दोस्त मेरे पास लेके आया था कि कह रहा था कि इसको चेक करो, चेक करके वो मेरे से लेके गया था। मतलब ये छोटे छोटे जो फैक्ट्स है ना उसको हम ऑनस ऑफ प्रूफ कहते हैं। ठीक है जी। सो ये बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनस ऑफ प्रूफ में ये थोड़ा सा वक्त है, फर्क है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना दोस्तों वो पूरे मुकदमे के ऊपर होता है, और जो ऑनस ऑफ प्रूफ होता है ना वो सिर्फ पर्टिकुलर फैक्ट के हवाले से होता है। तो ऑनस ऑफ प्रूफ जो है ना वो शिफ्ट होता रहता है, कभी वो साबित करेगा कभी वो चीज़, सब छोटी छोटी चीज़ें वो आपस में खेलते रहते हैं। ठीक है। लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ जो पूरे केस को साबित करना है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, वो हमेशा प्रोसिक्यूशन ने ही करना है। तो ये देखें साथ में मैंने आपको ऑनस ऑफ प्रूफ भी यहाँ पे समझा दिया। ठीक है जी। ये आर्टिकल हमारा कौन सा था? 118। अब आते हैं आर्टिकल 119। बड़ा सिंपल, वो ये कह रहा है कि यार अगर केस के अंदर एक फैक्ट है और वो फैक्ट जो है ना वो आप सिर्फ आपको ही पता है, ठीक है, और आप ही उस केस के बारे में ये केस की ये जो छोटी सी चीज़ है ये आप ही जानते हो, तो फिर ये आप ही को साबित करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर बी कहता है कि यार जब ये वाक़या हुआ था ना मैं किसी और जगह था, तो इसका मतलब फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि आप उस वक्त वहाँ पे थे। ठीक है। वो अगर आपने फ़िल्म देखी हो अजय देवगन की दृश्यम पार्ट 1, तो उसमें वो कहते हैं कि जी फलां जब ये मर्डर हुआ था आप कहाँ थे? तो वो पूरा ऑर्गेनाइज़ करता है कि जी फलां जगह पे तो हम उस वक्त पिकनिक मनाने गए थे, फिर हमने ये खाया, फिर हमने ये पिया, वो किया, वो किया। तो ये साबित करना होगा। यानी अगर केस का कोई एक फैक्ट है ना, पूरा केस नहीं बच्चे, एक फैक्ट है, वो फैक्ट आपने साबित करना है अगर आप क्लेम करते हो। दूसरा, अग इफ ए सेज बी कन्फेस टू स्टीलिंग ए मस्ट प्रूव कन्फेशन। अगर ए करता ए एक एक ए ये कहता है कि यार बी ने ये जुर्म किया, ये चोरी किया और उसने कन्फेस किया है, तो फिर बी की जो कन्फेशन आप लेके आएंगे भाईजान। आपके अगर दावा कर रहे हो ना कि बी ने ये जो है ना इकबाल जुर्म कर दिया, तो फिर साबित करो, वो चीज़ लेके आओ, कोई स्टेटमेंट, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कुछ भी। ठीक है जी। तो ये हो गया आर्टिकल 119। अब उसके बाद आता है आर्टिकल 120। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो बाज़ औक़ात आप अदालत में एविडेंस देते हो, लेकिन उस एविडेंस को भी साबित करने के लिए आपको एक दूसरा एविडेंस देना पड़ता है। यानी जो आपने एविडेंस दिया है, आपने जो सबूत दिया है ना, तो उसको भी साबित करने के लिए जो फैक्ट्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर अब ए जो है ना वो ये चाहता है कि यार मैं ना जो बी का जो है ना डाइंग डिक्लेरेशन, बी का जो वो बयान जो उसने मरते हुए दिया था, वो मैं एज ए एविडेंस के तौर पे अदालत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले फिर आपको पहले ये साबित करना पड़ेगा कि बी की मौत हुई है कि नहीं है, बी वाक़ई मर गया है।
बी के डेथ सर्टिफिकेट बता दें कोई, ठीक है ना, तो डेथ सर्टिफिकेट आप दें, यानी आप बी का जो डाइंग डिक्लेरेशन है, वो बयान जो उसने मरते हुए दिया, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो एज सबूत, तो उससे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि बी वाकई मर भी गया है कि नहीं गया। यानी देखो, एक सबूत को इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसके लिए फिर आपको पहले दूसरी चीज साबित करनी पड़ेगी जो बहुत जरूरी है। या दूसरे तौर पे हम ये कह सकते हैं, ए कहता है कि मैंने सेकेंडरी एविडेंस इस्तेमाल करना है, एक कॉपी थी वो ओरिजिनल उसकी गुम हो गई है, उसकी वो फोटो कॉपी इस्तेमाल करना चाहता है, तो पहले ये साबित करना पड़ेगा कि भाईजान वो जो ओरिजिनल कॉपी है, जो ओरिजिनल सोर्स है, डॉक्यूमेंट है, वो गुम हो गया, वो आपको पहले साबित करना पड़ेगा। मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि एक एविडेंस आप पेश करते हैं तो उससे रिलेटेड जो पहली चीज़ है पहले वो भी साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अदरवाइज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि यार फलां बंदे ने मरते हुए ये बयान दिया, तो पहले तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि वो बंदा मरा भी है कि नहीं है। उसका डेथ सर्टिफिकेट ले गए, पता चले। ठीक है जी? सो ये आर्टिकल 120 हो गया, सिंपल। अब उसके बाद है आर्टिकल 121। वाह जी वाह भाईजान, ये है वो आर्टिकल जिसके ऊपर ना सारी जो है ना वो थरथली मची होती है बर्डन ऑफ प्रूफ के हवाले से। अब ये आर्टिकल 121 ये कहता है, मैं सिंपल बताता हूँ कि बर्डन ऑफ प्रूफ के दौरान बाज़ औक़ात जो अगला शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है, जो अक्यूज़्ड है, बाज़ औक़ात वो ना कुछ डिफेंस लेता है, वो प्ली लेता है। वो ये कहता है कि यार मेरा जो केस है ना एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है। वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं? वो ऐसे कुछ हालात होते हैं जिसमें ना जो है ना आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। और वो जो एक्सेप्शंस हैं वो आपको पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन है 76 से लेकर 106 के अंदर मौजूद है। ये पूरा चैप्टर है। मिसाल के तौर पर मैंने एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बी ने ये कत्ल किया है। बी जाके अदालत में क्लेम करता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स कि वो कहता है कि जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो 76 से लेकर 106 तक जो दफ़ात है ना, मेरा जुर्म उनके अंदर फॉल करता है। मिसाल के तौर पर कैसे? वो ये कह सकता है कि यार जब ये मैंने जुर्म किया था ना, उस वक्त मैं मेंटली स्टेबल नहीं था, मैं पागल हूँ, मैं चरिया हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, तो इसीलिए मुझे ना ये एक्सेप्शन दी जाए। तो यहाँ पे जो ऑनर्स ऑफ प्रूफ होगा वो किसके ऊपर आयद होगा? बी के ऊपर होगा। मैंने बी पे इल्ज़ाम लगाया कि बी ने ये मर्डर किया। बी कहेगा कि यार एक्चुअली मेरा तो इलाज चलता है, तो मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं अगले बंदे का मर्डर कर रहा हूँ या मैं उससे प्यार कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं थी क्योंकि मैं मेंटली स्टेबल नहीं था। तो अब ये किसने साबित करना है कि आप मेंटली अनस्टेबल हो? बी ने कर, बी को कहना है ना। मतलब ऑनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? बी के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो आर्टिकल 121 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ या ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है कुछ वक्त के लिए किसके ऊपर? जो अक्यूज्ड है। वैसे तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है, लेकिन अगर अक्यूज्ड ये दावा करता है, ये प्ली लेता है, ये डिफेंस लेता है अपने वकील के जरिए कि भाई मेरा केस तो ना स्पेशल केस है, मेरा एक्सेप्शन केस जो है ना एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है, तो वहां पे फिर जो अक्यूज्ड है उसने ये साबित करना है कि मैं वाकई चर्या था, मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं प्यार कर रहा हूँ कि मैं मर्डर कर रहा हूँ इसका। ठीक है जी। उसके बाद प्रोवोकेशन डिफेंस, ये दूसरा वो ऑप्शन देगा कि यार मुझे प्रोवोक किया गया था। भैया आपने अगले बंदे को क्यों मारा? यार एक्चुअली ना मुझे प्रोवोक कर रहा था, मुझे गंदी माँ बहन की गालियां दे रहा था, मुझे कह रहा था कि ना जो है ना आमिर अच्छा नहीं है, बाबर अच्छा है, मुझे कह रहा था कि विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, बाबर नहीं है। तो बस मैं गुस्से में आ गया, मैंने अगले के बंदे को मार दिया, टपका दिया। अब ये आप एक्सेप्शन ले रहे हो। कौन सी एक्सेप्शन? जो पाकिस्तान पिनल कोड 76 से लेकर 106 के अंदर मौजूद है। यानी आप कहते हो कि मैंने ये जो जुर्म किया ये मैंने जनाब प्रोवोक हो गया था, मैंने तब ये जुर्म किया, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि आगे आया आपको कैसे प्रोवोक किया गया। आप कहेंगे जी अगला मुझे माँ बहन की गालियां दे रहा था, इसी वजह से मैंने उसको टपका दिया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी ऑनर्स ऑफ प्रूफ साबित करने का ऑनर्स किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर आएगा, यानी अक्यूज्ड के ऊपर आएगा। इसी तरीके से अगर सेक्शन 325 जो पाकिस्तान पिनल कोड है उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं, अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं तो फिर ये आपको ही साबित करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल 121 है ना दोस्तों, इसमें ये चीज़ हमें पता चलती है कि अगर आप कोई प्ली या डिफेंस लेते हो तो फिर वो चीज़ें आपको साबित करने की पड़ती हैं, आपको सबूत देना पड़ता है। इसको हम ऑनर्स ऑफ प्रूफ कह सकते हैं कि ऑनर्स ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इस आर्टिकल 121 को ना अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी इसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, डिफेंस जब कोई एक्सेप्शन लेता है, प्ली लेता है। तो इसके हवाले से ना एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उसने एक वाज़ेह किया है, उसको क्लियर किया कि भाई ये एक्चुअली इसका मतलब क्या है। उसका मतलब अब मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। ये बड़ा गौर तलब है, ये बड़ी रिसर्च करके मैंने ना ये चीज़ आपके लिए निकाली है। वैसे बाकी अगर आप वीडियोस देखेंगे ना तो वो आर्टिकल 121 जैसे मैंने पहले बताया ये बता के निकल जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको हमेशा याद रहे।
अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है, आर्टिकल 121 के हवाले से उसको मतलब एक्सप्लेन कर रही है। पहला पॉइंट ये है कि क्रिमिनल केस के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साबित करने की, वो हमेशा किसके ऊपर होगी? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। यानी प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कन्विंस द कोर्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट दैट अक्यूज्ड कमिटेड द क्राइम। यानी अक्यूज ने ये जुर्म किया, ये आपको साबित करना है। नंबर वन, प्रोसिक्यूशन को, नंबर वन। नंबर टू, असेसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। दूसरा, अदालत की जो पहली जिम्मेदारी होगी ना दोस्तों, कि प्रोसिक्यूशन अगर उसको कोई एविडेंस पेश कर रहा है अक्यूज्ड के हवाले से, तो उसको उसने असेस करना है, उसको चेक चुक करना है, उसको एग्जामिन करना है कि आया वो एविडेंस है कि नहीं है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। पहला काम ये करना है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो अक्यूज्ड है ना, वो कोई स्पेसिफिक प्ली या एविडेंस अपने डिफेंस में पेश नहीं करता, वो खामोश बैठा है। मिसाल के तौर पर यार मेरे ऊपर रणबीर कपूर ने इल्ज़ाम लगाया, रणबीर कपूर प्रोसिक्यूशन है, यानी हुकूमत का वकील है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि अयाज ने यह कत्ल किया है। अच्छा, मैं ना चुप करके बैठा हूँ, मैं ना कोई स्पेसिफिक प्ली लेता हूँ, ना कोई इल्तिजा करता हूँ, ना कोई दरखास्त देता हूँ, ना डिफेंस लेता हूँ। तो उसके बावजूद भी अदालत क्या करेगी? केस जो है ना, सिर्फ प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के ऊपर ही साबित करेगी। यानी वो रणबीर कपूर ने जो भी उसको एविडेंस दिए होंगे ना अदालत में, यानी वो एक ऐसे प्रोसिक्यूटर, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो प्रोसिक्यूटर और मैं अक्यूज हूँ, तो वो अदालत उसी की एविडेंस के ऊपर रहेगी, मुझे भाई कोई कहेगी नहीं। अच्छा, अगर चलो मैं मान लेता हूँ, दूसरा पॉइंट ये, मैं मान लेता हूँ कि मैं अब कोई ना सबूत पेश करता हूँ अपने हक में और कोई प्ली लेता हूँ, तो जनाब उसके बाद अदालत क्या करेगी कि रणबीर कपूर के यानी प्रोसिक्यूटर के एविडेंस और बातें और मेरा जो वर्जन है, मेरी बातें, सारा कुछ, मैं डिफेंस हूँ क्योंकि मैं डिफेंस कर रहा हूँ केस को, इन दोनों को आपस में सामने रख के इनको इवेल्युएट करेगी, इनको इनको ऑब्जर्व करेगी, उनको कंसीडर करेगी, उनको देखेगी इन दोनों में क्या वजन है। लेकिन यहाँ पे भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो स्टिल प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगी, यानी रणबीर कपूर जो प्रोसिक्यूटर है उसी ने ही साबित करना है, आपने नहीं करना। तो देखो, मतलब अभी तक जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि बर्डन ऑफ प्रूफ जनाब प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहेगा, अक्यूज के ऊपर नहीं रहेगा। चाहे अक्यूज्ड डिफेंस में कुछ कहता है या नहीं कहता, अपने एविडेंस देता है नहीं देता, साबित प्रोसिक्यूशन नहीं करना है। लेकिन आगे क्या होता है? आगे ये कहता है ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कि भाई आर्टिकल 121 में बर्डन ऑफ प्रूफ तब शिफ्ट होता है अक्यूज्ड के ऊपर, यानी मेरे ऊपर तब आएगा जब वादियों नज़र में प्रोसिक्यूशन ने अपना केस स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश कर दिया है। अगर रणबीर कपूर ने मेरे खिलाफ ना स्ट्रॉन्ग केस ना बड़ा कमाल का एस्टेब्लिश कर दिया है, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया है, और प्राइम फेसा लग ये रहा है कि यार अभी इस बंदे ने ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें दे दी हैं, तो उसके बाद जो है ना भाई, फिर मेरी जिम्मेदारी आएगी कि मैंने अब जो है ना वो प्रूफ करना है, अपने हक में अपने आप को मासूम डिक्लेयर करना है, मैंने एविडेंस देने हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को कहते हैं प्ली और डिफेंस, या इसको 342 की स्टेटमेंट कहते हैं। 342 की स्टेटमेंट होती है सीआरपीसी में कि जो अक्यूज है वो अदालत के सामने देता है, अपने अपने दिफा में पेश करता है, तो वो ये कहते हैं ये एक्चुअली बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं, ये तो आप 342 की स्टेटमेंट दे रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रही है। Yani when the prosecution meet the threshold or establish a prime facie case, the burden then shift to the accused to rebut or refute the evidence presented against him. यानी मेरे खिलाफ जो सबूत आए थे, मैंने अब उसको रीबट करना है, रिफ्यूट करना है, उसको ज़ाया करना है, उसको इग्नोर करना है, तो मुझे अपने एविडेंस देंगे। दिस मीन्स द अक्यूज्ड मस्ट प्रेजेंट एविडेंस और आर्गूमेंट टू काउंटर द प्रोसिक्यूशंस केस एंड रेज डाउट्स अबाउट हिज गिल्ट। अब देखो, अब प्रोसिक्यूशन मेरे बारे में कुछ भी सबूत दे दे तो फिर मैंने अपने डिफेंस में तो बात करनी है ना। तो अदालत कहती है वो जो आप डिफेंस में जो चीज़ पेश करोगे कि वो 342 की स्टेटमेंट तो हो सकती है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ आप इसको ज़रूर नहीं है कहें, लेकिन हमारे अक्सर लोग इसको बर्डन ऑफ प्रूफ ही कहते हैं। हाउ एवर इफ़ द प्रोसिक्यूशन फेल्स टू एस्टेब्लिश ए प्राइम फेसा केस, अगर प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकती मेरे खिलाफ, यानी नहीं कर पाई, यानी रणबीर कपूर साहब ना कोई एविडेंस नहीं दे सके जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये अयाज ने ये मर्डर किया है, तो फिर तो भाईजान फिर तो बर्डन ऑफ प्रूफ की जो है ना वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर रहेगा। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अक्यूज्ड के ऊपर जाए।
ठीक है, यानी ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपके खिलाफ जब कोई केस मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिश हो जाता है और आप अक्यूज्ड हो, तो फिर आपका जो है ना बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर शिफ्ट होता है, जिसको हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि आपने अपने दिफा में कुछ चीज़ पेश करनी है। 342 की स्टेटमेंट भी इसके अंदर आ सकती है। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाया, फिर तो भाईजान ये बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट होगा ही नहीं और आप मासूम ही रहेंगे। ये प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना है। तो दोस्तों ये देखें, मैंने आर्टिकल 121 में जो बर्डन ऑफ प्रूफ का या ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो शिफ्टिंग होती है, एक्सेप्शन, डिफेंस और प्ली जो लेता है आपके अक्यूज, उसको मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के असूलों के सामने भी वाजे कर दिए। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं 122। बड़ा सिंपल कि मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी फैक्ट के बारे में कोई नॉलेज है, केस है, केस के अंदर बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, लेकिन एक फैक्ट आपको पता है, उसकी नॉलेज है, तो भाई साबित भी आपको करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि यार ये जो मैंने काम था ना, वो उस इंटेंशन के साथ किया था, उस इंटेंशन के साथ नहीं किया था, तो फिर आपको वो इंटेंशन साबित करनी पड़ेगी। अगर दूसरा ये है कि अगर एक ए है, उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने ट्रेन में ना जो सफ़र किया तो वो बगैर टिकट के किया था, तो फिर ये ए को साबित करना पड़ेगा कि भाई उसके पास टिकट थी, उसने टिकट खरीदी थी। ठीक है, ये भी सिंपल होगा, 122 हो गया। दूसरा है आर्टिकल 123 और 124, बड़ा सिंपल, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ और बर्डन ऑफ प्रूविंग लाइफ। आर्टिकल 123 ये कहता है कि यार मिसाल के तौर पर एक शख्स के बारे में ना क्लियर नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गया। मिसाल के तौर पर आप मेरा नाम लें कि अयाज नूर के बारे में क्लियर नहीं है कि वो बंदा जिंदा है कि मर गया, लेकिन अब इट इज़ शोन, अब हमें पता चला है, किसी ने हमें बताया है कि यार वो तो ना पिछले 30 साल तो जिंदा रहा, पिछले 30 साल से जिंदा था। तो अब एक बंदा आके कहता है कि नहीं जी अयाज नूर तो मर गया। तो अब अयाज नूर की जो मौत है वो किसने साबित करनी है? वो उसी बंदे ने साबित करनी है जो ये दावा कर रहा है, असर्ट कर रहा है। सिंपल हो गया जी। और सबूत देने हैं। उसके बाद आर्टिकल 124, इसमें भी यही है कि अगर एक कोई शख्स है, मिसाल के तौर पर अयाज नूर, उसकी मौत के बारे में पता नहीं है कि वो जिंदा है कि मर गया है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि पिछले 7 साल से उसका अपने रिश्तेदारों से साथ कोई यानी कि ताल्लुक नहीं था, घर वालों से रब्ता नहीं था, अपनी बीवी से उसका रब्ता नहीं था, बच्चों से रब्ता नहीं था। तो फिर अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि ये जनाब अयाज साहब तो जिंदा हैं, तो फिर उसको उसको साबित करना भी उसी शख्स का काम है जो ये दावा करता है कि अयाज तो जिंदा है। ठीक है जी। तो ये सिंपल भी बर्डन ऑफ प्रूफ में 2 चीज़ें आती हैं, ये मैंने भी आपको वाज़ेह कर दी। अच्छा जी, उसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग रिलेशनशिप, पार्टनर, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रिंसिपल, एजेंट। मिसाल के तौर पर यार ये आपको पता है, ये एक रिलेशनशिप होते हैं, 2 पार्टनर का आपस में रिलेशनशिप होता है लीगल, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का आपस में रिश्ता होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का आपस में रिश्ता होता है। 2 लोग आपस में पार्टनर हैं, कोई फर्म चला रहे हैं, और तीसरा आगे शख्स कहता है कि नहीं यार ये दोनों तो पार्टनर हैं ही नहीं। मतलब मेरा नाम अयाज नूर है और एक मेरा दोस्त है, उसका नाम है अरसलान। वो कहते हैं अयाज नूर और अरसलान जो है ना आपस में पार्टनर हैं। तो एक तीसरा शख्स कहता है नहीं जी ये दोनों पार्टनर तो है नहीं, ये लोगों को झूठ बोलते हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। तो फिर उस शख्स ने साबित करना है जो ये दावा कर रहा है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर 2 लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था। अहमद और फातिमा आपस में बिजनेस पार्टनर हैं और ये दोनों मिलकर ना एक बेकरी चला रहे हैं बड़े अरसे से, और उसका जो प्रॉफिट है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में शेयर करते हैं। अब यहाँ पे अगर तीसरा बंदा आता है कोई, और वो ये क्लेम करता है कि अहमद और फातिमा जनाब अब ये बिजनेस पार्टनर नहीं रहे, तो इसका मतलब द बर्डन ऑफ प्रूफ कि ये इन दोनों की पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, ये किसने साबित करना है? उसी ने साबित करना है ना जो ये दावा कर रहा है। वेरी सिंपल। ठीक है। सो जो रिलेशनशिप होता है, कोई भी लीगल रिलेशनशिप, उसको साबित करने की भी जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है जो उनके बारे में कोई क्लेम करता है कि ये दोनों अब पार्टनर नहीं है, ये दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है, ये दोनों प्रिंसिपल और एजेंट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 126, बर्डन ऑफ प्रूफ रिगार्डिंग ओनरशिप। यारी मिसाल के तौर पर एक शख्स के पास एक प्रॉपर्टी है, दूसरा बंदा कहता है कि भाई नहीं ये इसका मालिक नहीं है, तो फिर आपको साबित करनी पड़ेगी कि ये इसकी ओनरशिप इसके पास नहीं है। या इसका एक और एग्जांपल दें, अली के पास एक ना एंटीक वॉच है, बहुत पुरानी किस्म की कमाल की वॉच है, और किसी ने आके कहा कि भाई ये तुम्हारी वॉच नहीं है, तुमने चोरी की है, ये की है, वो की है। तो अब ये अली की जिम्मेदारी नहीं है, ये जनाब उस शख्स की जिम्मेदारी होगी जो ये दावा कर रहा है कि जनाब ये तो वॉच अली की नहीं है। अगर अली की नहीं है, किसी और की है, अगर उसने चोरी किया तो साबित करो। If someone claims that Ali is not the rightful owner of the watch, the burden of proving that Ali does not own it falls on the person making that claim. जो बंदा ये दावा कर रहा है ना कि अली की वॉच नहीं है, तो साबित भी उसी को करना है। बच्चे क्या करो साबित कि अली की वॉच नहीं है। इसका मतलब है कि अली
कोई ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी घड़ी है या नहीं, ये साबित उसने करना है जो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, जो ये दावा कर रहा है। ये भी सिंपल हो गया। उसके बाद आर्टिकल 127, ये और भी आसान है, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एक्टिव एंड कॉन्फिडेंस। अच्छा यार देखो, बाज़ औक़ात क्या होता है ना, कुछ लोग ना अपने एजेंट रखते हैं, या एजेंट नहीं कहें, या किसी को आगे रखते हैं कि यार मेरे ब्याह पे ये तुम काम करो, मेरे ब्याह पे ये पैसों का मामला लेन देन करो। तो ये अक्सर फिर इशू आ जाता है कि जो शख्स उसके ब्याह पे काम करता है उसके ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें, अली एक बुजुर्ग शख्स है, मतलब सीनियर सिटीज़न है। उसने अपने नेफ्यू हसन को कहा कि यार मेरी रिटायरमेंट की जो सेविंग है ना, उसको तुमने मैनेज करना है, ये अकाउंट्स वगैरह मेरे से मैनेज नहीं होते, मैं अब बूढ़ा शख्स हो गया हूँ। अब ठीक है, लेकिन अब आगे चल के क्या होता है कि हसन जो है ना, उसके पैसों से इन्वेस्टमेंट करता है, और जो अली चाचा, जो बाबा है ना, उसको हसन के ऊपर एतमाद है, लेकिन हसन जो है ना उसके पैसों पे इन्वेस्टमेंट करता है, उनको इस्तेमाल करता है इधर उधर। और किसी ने डाउट किया कि भाई ये हसन जो है ना तुम्हारे पैसों के साथ ना गड़बड़ कर रहा है। तो इसका मतलब द बर्डन प्रूविंग दैट इन्वेस्टमेंट वाज मेड इन अ गुड फेथ रेस्ट ऑन हसन। हसन कहेगा नहीं भाईजान, मैंने जो ये इन्वेस्टमेंट की, ये तो मैंने गुड फेथ में की है। तो यहाँ पे जनाब क्या होगा कि क्योंकि हसन जो है ना, उसको अली का ट्रस्ट हासिल है और अली ने उसको अथॉरिटी दी है, तो ही नीड्स टू प्रूव दैट द इन्वेस्टमेंट वाज कंडक्टेड ऑनेस्टली इन अलीज बेस्ट इंटरेस्ट। मेरी बात समझ गए? अली ने आगे, बुजुर्ग ने अपना एक बच्चे को कहा हुआ कि यार तुम मेरे मामलात क्या करो, मेरे ब्याह पे इन्वेस्टमेंट किया करो और मेरे पैसों का ख्याल रखा करो। हसन ने इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया हसन के ऊपर कि हसन जो है ना ऑनेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे ये एक केस ऐसा है जिसमें हसन ने साबित करना है कि नहीं भाईजान, मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो नेक नीयती से की है, सही काम के लिए की है, कोई मैंने हेरा फेरी नहीं की है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है बर्डन बर्थ ड्यूरिंग मैरिज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, आर्टिकल 128। यार इसमें सिंपल ये बताया गया है, अगर कोई वैलिड मैरिज है, सही मैरिज है, और उसके नतीजे में ज़ाहिर बात है कोई बेबी पैदा होता है, तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ के तौर पे हम पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये शख्स कहता है कि नहीं जी ये बच्चा इलेजिटिमेट है, लेजिटिमेट नहीं है, ये नाजायज़ बच्चा है, तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी वैलिड मैरिज है। आपकी वैलिड मैरिज जो है ना, वो 6 महीनों से पहले नहीं, बल्कि 6 महीनों के बाद आपको अगर बेटा पैदा होता है या बच्चा पैदा होता है, या दूसरा ये है कि तलाक के 2 सालों के अंदर अंदर बच्चा पैदा होगा, तो वो वैलिड समझा जाएगा, वो लेजिटिमेट जायज़ बच्चा समझा जाएगा। लेकिन अगर 6 महीनों से पहले पैदा होगा तो वो इलेजिटिमेट समझा जाएगा, नाजायज़ समझा जाएगा। या तलाक के जो है ना 2 साल के अंदर अंदर पैदा हो जाता है, ठीक है ना, तो मतलब 2 साल के बाद पैदा होता है, तो वो इलेजिटिमेट नाजायज़ समझा जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। बस सिंपल तो ये है कि शादी होगी और आपका बेटा पैदा हो गया और 6 महीनों के, तो आप मतलब आप कहेंगे कि हाँ यार ये मेरा ही बच्चा है, मतलब ये कंक्लूसिव प्रूफ है। लेकिन अगर कोई बंदा ये कहता है कि नहीं जी ये इलेजिटिमेट है, या उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आती हैं कि वो जो शौहर है वो रिफ्यूज़ कर दे कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं, मैं एक्नॉलेज ही नहीं करता, तो ठीक है ना, तो अब ये साबित उसको करना पड़ेगा कि भाई तुम जो कह रहे हो कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो करो भाई साबित, ठीक है ना। या अगर बच्चा जो पैदा हुआ है ना, वो इद्दत का पीरियड था, वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद पैदा पैदा हुआ, तो तब भी ये भी एक्सेप्शन है, तब भी ये डिबेट होगी। सो इसका कहने का मतलब ये है कि इस आर्टिकल 128 का, कि अगर वैलिड मैरिज के दौरान बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा हमेशा, उसको हम लेजिटिमेट चाइल्ड समझेंगे और उसको कंक्लूसिव प्रूफ समझेंगे। लेकिन अगर जो शर्तें हैं 6 महीने की और इद्दत और डिवोर्स का 2 साल का जो पीरियड है, इनके ऊपर फॉल नहीं करता और बच्चा ऐसी वक्त पे पैदा होता है जिसके ऊपर शक और शुबहात रहेंगे, तो फिर अगले बंदे ने ही साबित करना है कि ये बंदा नाजायज़ है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है आर्टिकल 129, कोर्ट में प्रिज्यूम सर्टेन फैक्ट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ना अदालत के सामने क्लियर नहीं होती, तो अदालत प्रिज्यूम करती है, वो मानती है, फ़र्ज़ करती है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर एक जगह पे चोरी हुई और चोरी का सामान एक शख्स के हाथ में था, तो इसका मतलब है कि अदालत उस शख्स को भी क्या समझेगी? चोरी समझेगी, चोर समझेगी, सॉरी। मतलब एक जगह पे चोरी हुई थी, वहाँ पे एक चोरी का जो सामान है ना, वहाँ पे घर से एक मोबाइल चोरी हो गया था, तो वहाँ पे एक शख्स खड़ा हुआ था, उसके हाथ में वो मोबाइल था। अब ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये शख्स भी चोर है। अब यहाँ पे किसको साबित करना है कि ये चोर नहीं है? उस शख्स को करना पड़ेगा जिसके ऊपर अदालत ने जिसको प्रिज्यूम किया है। ये इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिसाल के एक और एग्जाम्पल है
कि अदालत जो है ना शरीक जो जुर्म होता है ना उसकी स्टोरी पे उसकी बातों पे कभी भी यकीन नहीं करेगी जब तक दूसरे एविडेंस पेश नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये भी प्रिज्यूम कर सकती है अदालत। ये भी प्रिज्यूम कर सकती है कि जो ऑफिशियल एक्शंस होते हैं, जो सरकारी काम लिए जाते हैं, वो हमेशा जो है ना प्रॉपर लिए जाते हैं जब तक उनको साबित न किया जाए। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि हर केस के अंदर जो डिटेल्स होती हैं उसमें अदालत प्रिज्यूम करती है। अगर एक शॉपकीपर है, वो चीज़ें चोरी करता है लेकिन उसको उसी तरीके से डील करता है जैसे दूसरी चीज़ों के साथ डील करता है, तो ये समझा जाएगा कि यार ये बंदा यानी कि जुर्म नहीं किया। इसी तरीके से एक और है कि इफ़ अ रेस्पेक्टेड पर्सन इज इन्वॉल्व इन इंसिडेंट बट इट इज़ नॉट फुली रिस्पॉन्सिबल दैट इज टेकन इनटू अकाउंट। यानी एक बंदा है वो एक एक्सीडेंट के अंदर इन्वॉल्व हो गया है, लेकिन हम ये मानेंगे कि यार कोई बात नहीं, ये फुली रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि ये इस तरह के काम नहीं करता। दूसरा ये कि अगर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व इन अ क्राइम टेल सिमिलर स्टोरीज पॉइंटिंग टू समवन एल्स इट इज़ सीन एज ए क्रेडिबल। अगर बहुत सारे लोग एक ही क्राइम सीन के बारे में बात करते हैं कि ये फलां शख्स ने फलां को इस तरह मारा और सब लोग यही बात करेंगे, तो फिर वो उस चीज़ को हमने क्रेडिबल ही प्रिज्यूम करना है। ठीक है जी, ये आर्टिकल 129 है, ये भी प्रिजम्पशन के बारे में है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो बर्डन ऑफ प्रूफ। तो भाई मैंने बड़ी डिटेल के साथ हर आर्टिकल को समझाने की कोशिश की है। होपफुली है कि मैं कामयाब हो गया हूँगा इसमें। अगर नहीं हुआ तो भाई आपने इस वीडियो को दोबारा 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 देखना है और अपना जो बेयर एक्ट है उसके अंदर जो आर्टिकल्स है उनको पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना। जो असल आर्टिकल है वो 121 है, 122, 123 है, 117, 118, 119 है। बाकी आगे तो हलवा है। ठीक है जी। सो दोस्तों, ये थी हमारी खुसूसी वीडियो बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।